हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे न्यूक्लियाई चैप्टर के। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं हम। जरा क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक रिएक्शन दी है। इसमें बोला इन्होंने ए एक न्यूक्लियस है और वो दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, बी और डी में। और उसके साथ में ये जो क्यू है, इसका मतलब है उसके साथ में एनर्जी निकलती है। मतलब आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ए एक न्यूक्लियस है बड़ा सा, ठीक है, और वो टूट कर दो छोटे न्यूक्लियस बना देता है। दो छोटे न्यूक्लियस, एक बी और एक डी, और साथ में एनर्जी निकलती है। क्यू को कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी निकल रही है। अब ये एनर्जी किस वजह से निकलती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जब भी कोई रिएक्शन होती है, न्यूक्लियस टूटते हैं या न्यूक्लियस आपस में, न्यूक्लियस के टूटने को क्या कहते थे? न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियस दो छोटे आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसको कहते थे न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन दोनों ही केस में एनर्जी तो निकलती है। क्यों निकलती है? मास डिफेक्ट की वजह से निकलती है। तो यहां पे सबसे पहले हमें मास डिफेक्ट निकालना आना चाहिए। अब आपको मैं याद दिलाऊं, ये मास डिफेक्ट होता क्या था। मास डिफेक्ट का मतलब होता था बच्चों कि जैसे ए है, जब वो टूटेगा तो उसका ना कुछ मास गायब हो जाता है। कुछ मास गायब हो जाता है टूटने में, उसका कुछ मास गायब हो जाता है। तो कुछ मास गायब हो जाता है तो उसे ही मास डिफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लो ए 10 ग्राम का है। ऐसे ही एग्जांपल, ग्राम में होता नहीं है ये, एएमयू में होता है, बहुत छोटा मास होता है। लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ। ए मान लो 10 ग्राम का है। ए से दो छोटे न्यूक्लियस बने। एक बना 4 ग्राम का और एक बना 5 ग्राम का। आप देखोगे मास तो था 10 ग्राम और बना आपका टोटल कितना? 4 और 5, मतलब 9 ग्राम का। दो न्यूक्लियस बने छोटे छोटे। तो 10 ग्राम का न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियस बना रहा है, एक 4 ग्राम एक 5 ग्राम। तो 1 ग्राम कहाँ गायब हो गया? वो जो 1 ग्राम गायब हुआ है उसी से तो ये क्यू एनर्जी बनती है। ये एनर्जी जो बनी है ये उसी गायब मास से, उसी जो मास गायब हुआ है उसी से बनती है। इसी गायब मास को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। जो मास डिसअपियर हो जाता है, जो मास रिएक्शन में से गायब हो जाता है, उस मास से ही एनर्जी हमेशा बनती है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने बताया था E बराबर mc²। अगर हम m मास को कंप्लीटली एनर्जी में बदलें तो इतनी सारी एनर्जी हमको मिलेगी। इस इक्वेशन से हम उस एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाऊं। एक ए का मास कितना था, यहां दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसे छोड़ दो आगे। ये तो एनर्जी है, इसकी एनर्जी में बदलने का तरीका होता है। तो ये मास है, ये मास ए का, ठीक। ऐसे ही देखो बी का मास, फिर ऐसे ही सी का मास, नहीं सॉरी डी का मास। अब अगर आप इनको चेक करोगे तो जो ए का मास है वो बी और डी के दोनों के मास से मिला के ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जब ए बी और डी में बदलता है तो कुछ मास इनका गायब हो जाता है और उस गायब मास की एनर्जी बन जाती है। चलो मास डिफेक्ट निकाल लो। सबसे पहले पहले हम ए का मास, उसमें से माइनस करते हैं हम बी और डी दोनों का मिला के मास। तो बी का मास प्लस डी का मास दोनों को मिला के और ए के मास में से माइनस कर दो। देखते हैं क्या सच में कुछ मास गायब हुआ है। तो 238.05079, और ये तो हो गया ए का मास, माइनस बी और डी का मास दोनों का मिला लो। तो 234.04369 और प्लस में 4.00260, ये मास आ गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है मास डिफेक्ट निकालने के लिए? जिसका मास ज्यादा है उसमें से, या ऐसे कह लो कि ये तो है प्रोडक्ट का मास, या सॉरी रिएक्टेंट का मास।
और माइनस में प्रोडक्ट का मास। तो जो मास गायब हुआ वो कैलकुलेट हो जाएगा। पहले मास कितना था, जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया भी है, ए का मास मान लो 10 ग्राम था, बी का और डी का मिला के 5 और 4 9 ग्राम रह गया, तो 1 ग्राम गायब हो गया। तो ऐसे ही यहाँ है, देखो ए का मास है हमारे पास, बी और डी का मिला के इसका मास देखो कितना बैठ रहा है और फिर देखो कितना बन रहा है। तो 238.05079 और माइनस में इन दोनों को मिला लेते हैं, देखो क्या बन रहा है। ये दोनों को ऐड करके आ गया बच्चों 238.04629। ठीक है ना। अब इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं कितना बैठ रहा है। ये आ गया सॉल्व करके 0.0045। इतना मास इस रिएक्शन में जब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो इतना मास गायब हो चुका है। अब ये सारा मास क्या बन चुका होगा, एनर्जी। फॉर्मूला लगा लीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब देखो एक काम करो, अगर मास आपको ये दिया हुआ है, देखो मास जो दिया हुआ है उसके मल्टीप्लाई में आपको ये लिखा हुआ मिला था, ये क्यों था? ये क्या होता है कि अगर मास एएमयू में, ये ग्राम में नहीं दिया हुआ है, ये एएमयू में दिया हुआ होता है, तो एएमयू में से अगर आपको एनर्जी में बदलना होता है तो 1 एएमयू मास जो होता है वो सीधा सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर होता है। तो ये जो मास आया, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, पहले इस मास को, ये एएमयू में आया है मास 0.0045 और इंटू में 931.5 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारा मास किस में बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। ये तरीका होता है। अगर मास एएमयू में दिया हो तो सीधा उसमें बस आपको क्या करना है, 931.5 से मल्टीप्लाई करनी है, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसमें रिलीज हुई या ये सारा मास बदल के एनर्जी में चला गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये कितना बैठ रहा है आपका। तो ये अप्रोक्स आ रहा है बच्चों सॉल्व करके 4.2 के करीब आ रहा है, तो 4.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ रहा है। अब आप को इसमें जो सबसे ज्यादा करीब आपको आंसर दिखाई दे रहा है वो है 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें E बराबर एम सी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? देखो आपको मैं बता दूं, E बराबर एम सी स्क्वायर ही लगाया है, एम सी स्क्वायर ही लगाया है, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाया है। लेकिन अगर मास एएमयू में दिया होता है तो E बराबर 1 एएमयू का जो एनर्जी होती है, 1 एएमयू को अगर एनर्जी में बदलते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में बदल जाता है 1 एएमयू मास। तो इस रिजल्ट का हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। अब ये रिजल्ट आया कहां से, तो इसी से तो आया, E बराबर एम सी स्क्वायर से। आप m की जगह यहाँ 1 एएमयू रखो, c की वैल्यू रखो, तो आपको ये 931.5 निकलता हुआ दिखाई देगा। तो हमने इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कर लिया। तो अब आपको आगे के लिए भी ये याद रखना है कि अगर मास एएमयू में दिया है तो सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो सीधा एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और अगर मास ग्राम में या किलोग्राम में दिया है तो तब यूज कर लो E बराबर एम सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों जरूर। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या बोला इन्होंने, असर्शन रीजन का सवाल है। पहले सबसे पहले असर्शन पढ़ना है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मास इन रेंज 30 to 170। मतलब सीधी सी बात इन्होंने ये कहा है, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैलकुलेट करते हैं, पर न्यूक्लियन को कैलकुलेट करते हैं 30 से 170 के बीच में, तो वो ना मतलब लगभग कांस्टेंट आती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है
ए की वैल्यू अगर 30 से 170 के बीच में अगर चेक करोगे आप, तो वो अप्रोक्स कांस्टेंट आती है। जितने भी न्यूक्लियस 30 और 170 के बीच में है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल के देखो, अप्रोक्स वो 8.5 आएगी। 8.5 बाइंडिंग एनर्जी 8.5 आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आती है, लगभग कांस्टेंट आती है, यही आती है सबके लिए। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 30 से 170 के बीच में एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जब सबके लिए एक जैसी आ रही है। अब ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन होता है, इसका रीजन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। तो इसका जो रीजन होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 30 से 170 के बीच में लगभग एक जैसी आ रही है, तो उसका रीजन होता है, और वो होता है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। तो ठीक है, असर्शन तो हमारा करेक्ट है कि बाइंडिंग एनर्जी प्रैक्टिकली जो है वो 30 से 170 के बीच में इंडिपेंडेंट होती है एटॉमिक नंबर से। अच्छा, रीजन पढ़ो अब। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल। एनसीईआरटी आपसे यही कहती है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 30 से लेके 170 के बीच में लगभग कांस्टेंट हो जाती है, अप्रोक्स कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बच्चों। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था, ये बस हमको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डिके इज, अल्फा डिके का एक कॉमन एग्जाम्पल मतलब एक रिएक्शन दे रखी है। देखो, ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है इसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी तो सर हमारे सिलेबस से हट चुकी है। देखो, ये रेडियो एक्टिविटी का सवाल ही नहीं है, ये तो एक बड़े न्यूक्लियस से दो छोटे न्यूक्लियस टूट रहे हैं, इस बात का क्वेश्चन है, जैसा हम अभी करके भी आए हैं। ठीक है, उसी तरीके से एनर्जी हमें यहाँ पे भी निकालनी है जैसी वहां पे हमने कैलकुलेट की थी। तो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं है, ये मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है। चलो, अब इन्होंने दिया है यूरेनियम टूट गया थोरियम में और हीलियम के न्यूक्लियस में, मतलब यूरेनियम एक बड़ा न्यूक्लियस है और वो टूट के दो छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। ठीक है, तो यूरेनियम की मास दे रखा है, थोरियम का मास दे रखा है, हीलियम का मास दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है ना एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है हमने अभी बताया था आपको कि पहले, सबसे पहले एनर्जी क्यों रिलीज होती है, जब कोई रिएक्शन होती है, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, तो एनर्जी कहाँ से आती है? तो मैंने बताया था कुछ मास उसका गायब हो जाता है, रिएक्शन में से कुछ मास गायब हो जाता है, वो गायब मास सारा का सारा किस में बदल जाता है? एनर्जी में बदल जाता है। अब हम उस गायब मास को, अब मास डिफेक्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, यूरेनियम का मास पहले ले लो, मास ऑफ यूरेनियम, और फिर उसमें से इधर टीएच और एच ई का मास माइनस कर दो। तो मास ऑफ टीएच प्लस मास ऑफ एच ई, दोनों के मास को ऐड करके यूरेनियम के मास में से ऐड माइनस कर दो, ये आ जाएगा मास डिफेक्ट। चलो, यूरेनियम का मास लिखो 238.05060 AMU, यू का मतलब होता है AMU, ये जो यू दिया है यहाँ, फिर माइनस, अब इन दोनों को ऐड करके 234.04360 प्लस 4.00260, इन दोनों को ऐड करके माइनस करके देखते हैं क्या बचता है। तो मास डिफेक्ट आ जाएगा
238.05060 माइनस में इन दोनों को ऐड करके आ गया 238.0462। देखते हैं जरा इसको माइनस करके क्या आ रहा है इसमें से। ये आ गया 0.0044 AMU मास। इसका मतलब इस रिएक्शन में इतना मास गायब हो चुका है। यूरेनियम का मास ज्यादा था, लेकिन जब उससे दो छोटे न्यूक्लियस बने तो उनका मास थोड़ा सा कम हो गया। वो कम मास कहाँ गया? एनर्जी में बदल गया। चलो एनर्जी निकाल लो। एनर्जी निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया? अगर मास AMU में दिया है तो एनर्जी निकालने के लिए सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। जरा इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। इससे अप्रोक्स आ रहा है 4.0986 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आसान सवाल, बिल्कुल ऐसा सवाल हम करके आए हैं। पहला ही सवाल आज का ऐसा यही था। चलो जी आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है? द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस। प्रोटॉन का मास दिया है 1.0073। यू का मतलब AMU। न्यूट्रॉन का मास दिया है 1.0087। यू का मतलब AMU। और हीलियम के न्यूक्लियस का मास दिया है 4.0015। यू का मतलब AMU। अब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पूछे। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास डिफेक्ट और इनटू में C²। ठीक है ना? मास डिफेक्ट निकाल लो, उससे फिर उसमें बदल लेना। तो या तो एक काम करो, या एक और भी फॉर्मूला होता है। अगर मास डिफेक्ट उसमें दिया हो ग्राम में या किलोग्राम में, तो फिर तो ये फॉर्मूला यूज करो बाइंडिंग एनर्जी का mc²। और अगर ये बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है, वरना उसके अलावा यूज करो फिर क्या नाम, AMU में दिया हो तो मास को AMU में रखो और बस उसकी मल्टीप्लाई 931.5 से कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। मैंने बताया ही था आपको अभी, एनर्जी निकालने का एक ही तरीका होता है mc², या अगर मास AMU में दिया हो तो बस सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो खैर, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है तो उसके लिए मास डिफेक्ट चाहिए। मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। अब देखो, हीलियम का मास, न्यूक्लियस का मास, इनके अलग अलग कंपोनेंट के मास से कम होगा कि ज्यादा होगा? सोच के बताओ। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको हम पूरी तरीके से तोड़ने के लिए एनर्जी लगातार देते चले जाएंगे और वो अलग अलग, दो प्रोटॉन होते हैं उसमें, दो न्यूट्रॉन होते हैं, चार भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी दोगे तो इसका मतलब आप एनर्जी मास में बदल सकती है, तो इसका मतलब आपने उसको एक तरीके से मास दे दिया। ठीक है ना? तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग चार पार्टिकल में टूट गया और उन पार्टिकल का थोड़ा थोड़ा मास बढ़ गया होगा क्योंकि आपने एनर्जी दे के उसको तोड़ा है। अब एनर्जी तो मास के, एनर्जी को मास में बदला जा सकता है, तो इसका मतलब हीलियम धीरे धीरे टूट गया। चलो ठीक है, अब यहां से अगर ये हीलियम टूट जाए तो अब इसके जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको तोड़ने में जो आपका एनर्जी लगी उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब वो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो आप एक काम करो, इसका मतलब चारों पार्टिकल का मास मिला के और हीलियम के न्यूक्लियस का मास जो होगा इन पार्टिकल्स के मास से कम होगा। चारों पार्टिकल का मास मिला लो। अब एक प्रोटॉन का मास mp, दो प्रोटॉन है तो 2mp, ऐसे ही एक न्यूट्रॉन का मास mn और दो न्यूट्रॉन है तो 2mn। तो इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेके और इसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दो हीलियम का,
हीलियम के न्यूक्लियस का मास, यही मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो प्रोटॉन का मास कितना है, 2 इंटू में 1.0073 प्लस 2 इंटू में 1.0087 और माइनस में हीलियम का 4.0015। अब इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों सॉल्व करके आ जाएगा 4.032 और माइनस में 4.0015। देखो, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का अलग अलग मास निकाला तो ज्यादा आया और न्यूक्लियस का मास कम है। इसी को तो मास डिफेक्ट कहते हैं कि मास कुछ गायब हो गया। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिले और एक न्यूक्लियस बनाया तो कुछ मास गायब हो गया, वो एनर्जी की फॉर्म में गायब हो गया। चलो अब देखो कितना बच रहा है। अब ये मास जो बचा वो है 0.0305, मतलब ये गायब हुआ मास। ये आ गया जी मास डिफेक्ट। इतने AMU, यू लिख लो, AMU लिख लो, एक ही बात। अब इस मास को मुझे एनर्जी में बदलना है कि वही एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी के दो फॉर्मूले मैंने बताया, अगर ग्राम में या किलोग्राम में दिए थे तो mc² लगाते, नहीं तो अगर AMU में है तो बस आपको इस मास के साथ मल्टीप्लाई करनी है 931.5 की, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो आंसर आ चुका है 28.41 अप्रोक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन है कहीं? हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो आसान है, आप इस टाइप के सवाल करना भी सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि ऐसे सवालों को हमें कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्या बोला है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 242 है। लो जी, ये रहा न्यूक्लियस, इसका मास नंबर है 242 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EB से दिखाते हैं हम इसको। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है, मतलब एक न्यूक्लियन की एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये तो एक न्यूक्लियन की है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये तो, पर न्यूक्लियन। तो जितने न्यूक्लियन है, अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियन है, तो इसका मास नंबर कितना है 242। एक न्यूक्लियन की एनर्जी तो है 7.6, तो 242 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 242 से, तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इसकी न्यूक्लियस की। जरा चेक करते हैं इसको कितनी आ रही है। ये अप्रोक्स बन रही है 1839.2। इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी है इस न्यूक्लियस की। ठीक है, अब इसको तोड़ दिया हमने दो इंटू फ्रेगमेंट्स ऑफ ईच मास 121। पहला मास 121 का है, दूसरा भी 121 का है। ठीक है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी सी बढ़ गई। पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो थी 7.6 थी, अब इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी और दूसरे वाले की भी, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूट गया। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों की बढ़ चुकी है। तो अब इन दोनों की मिला के टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो सर एक की तो है 8.1, तो इसमें इसका मास नंबर कितना है पहले वाले का 121, तो 121 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऐसे ही दूसरे की 8.1 और दूसरे के भी मास नंबर कितना है इसका दूसरे वाले का 121, तो 121 से मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की मिला के टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और पहले वाली से कंपेयर कराएंगे कि पहले वाली से वो कितनी बढ़ गई। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं इसको कितनी बैटरी है। ये बैटरी है बच्चों 91960.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पहले बाइंडिंग एनर्जी कम थी और अब देखो बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है यही पूछा इसने, टोटल गेन। तो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी तो कितनी आएगी
90 60.2 माइनस में 1839.2, इसको चेक कर लो कितना बैठ रहा है। आंसर आ रहा है 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी 121 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो आसान सवाल, और आपको पता भी चला होगा कि इस टाइप के जो सवाल आएंगे उनको कैसे करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आपको बस इसी टाइप का सवाल मिलना है वहां भी। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस की उतना बढ़िया। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये सारे सवाल लगा लिए तो आपको यार फिजिक्स में फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के सवाल सारे लगा लिए, हर टाइप के सवाल आपके सामने कवर हो जाएंगे, तो फिर टेंशन की कोई जरूरत नहीं, आराम से वहां कर पाओगे। ऐसे ही सवाल आने हैं आपके वहां। चलो खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो तो कर ही दोगे आप, और कल मिलते हैं, आगे के सवाल बढ़ाते हैं इसके, देखते हैं कितने बचे हुए। ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि टॉपिक कट चुका है, मैंने पहले बताया था, तो ज़्यादा नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। चलिए, आज थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। चलो कल मिलते हैं।